Good morning students. In previous video we saw Bohr model. Bohr model is very successful model and he removed all the drawbacks which is not explained by Rutherford. Here we are going to discuss about the explanation of hydrogen spectrum produced by hydrogen gas when it is heated. Bohr model is very successful model and he gave many formula to calculate energy of an electron into particular orbit, as well as he explained the formation of calculation of energy as well as radius of the electron in which it is present. पिछले वीडियो में हमने बोहर के मॉडल को देखा था और बोहर के मॉडल को बहुत ही सफल मॉडल माना जाता है क्योंकि बोहर के मॉडल ने रदरफोर्ड के जो भी दोष थे उनको काफ़ी हद तक दूर किया। इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की गणना, उसकी त्रिज्या की गणना और मुख्य रूप से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों उत्पन्न होता है इसके बारे में भी एक्सप्लेन किया। इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों फॉर्म होता है और बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक्स दोष देखेंगे। Bohr explained that when the hydrogen gas is heated, then what happened? The electron present into particular orbit got excited by absorbing this energy. When it is excited, what will be happen? It will shift to the next energy level. And suppose it is on the first level, then it is shifted to the second level or any other level. If it is on second level, then it will be shifted on the third level. And we know very well the excited state cannot be remain for the long time. And what happened? When electron come back on its original position, suppose when it is moved to the second, so again it will come on the first level. If it is moving on the third level, so it will come on the second level. And when it is come on the same level, whatever energy it is absorbed, it will be removed in the form of line of spectrum. जब ये वापस आता है तो फिर क्या करता है? लाइन ऑफ जो भी रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब किया था उन रेडिएशंस को सपोज फर्स्ट लेवल से गया तो फर्स्ट लेवल से जो भी रेडिएशंस एब्जॉर्ब किए थे उन सबको डिफरेंट वेवलेंथ में रिलीज करता है। सेकेंड लेवल से गया एंड व्हेन इट विल कम बैक तो सेकेंड लेवल से जो भी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया था अगेन इट विल कम एंड डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशंस आर प्रोड्यूस। अलग अलग वेवलेंथ के रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं एंड दैट विल बी कम इन द फॉर्म ऑफ लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा। यही लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा के फॉर्म में आ जाते हैं। जैसा हमने बोहर के मॉडल में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने सेम ऊर्जा के स्तर पर होता है तब उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हम इसको बाहर से ऊर्जा देते हैं या ये ऊर्जा ग्रहण करता है तब इसकी ऊर्जा E1 से E2 पर चली जाती है, लेकिन जिसे हमने एक्साइटेड स्टेट कहा। लेकिन ये जो अवस्था है ये लंबे समय तक नहीं रहती और ये वापस अपने जब लेवल पर आता है मुख्य स्तर पर तब जो भी रेडिएशंस जो भी ऊर्जा इसने अवशोषित की थी उसी ऊर्जा को ये लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा के रूप में रिलीज करता है और इसी कारण से लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कुछ सूत्र भी दिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और उसकी त्रिज्या को ज्ञात किया जा सकता है, जो हम एक और वीडियो में बाद में देखेंगे। फिर हम बात करते हैं बोहर के मॉडल के ड्रॉबैक की। दोष क्या था? बोहर के मॉडल जो था वो इट इज फेल टू एक्सप्लेन जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। बोहर का मॉडल जीमैन और स्टार्क प्रभाव को पूरी तरीके से समझाने में असफल रहा। क्या है जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट?
scientist Zeeman saw when the hydrogen spectra is kept in the powerful magnetic field, the line of spectra got splitted. Zeeman ने देखा कि जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा बन रहा हो और उस समय उसके रास्ते में पावरफुल हम चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करें, तो ये जो लाइन होती है ये स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। यह स्प्लिटिंग क्यों आती है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन बोहर के पास में नहीं था। सेम ही स्टार्क इफेक्ट जो है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जगह अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए, इलेक्ट्रिकल फील्ड उत्पन्न किया जाए, तब भी इसी तरीके की प्रभाव देखने को मिला। मतलब अगर हमने शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र यहाँ पर लगाया, तब भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा जो है वो छोटी छोटी लाइनों में स्प्लिट हो जाता है। ये लाइंस क्यों स्प्लिट होती हैं, इसके बारे में बोहर के पास में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं था। और बाद में एक और मॉडल आया जिसे समरफील्ड का मॉडल कहा जाता है। एंड समरफील्ड ने, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ कक्ष यानी ऑर्बिट में नहीं होते हैं, बल्कि ये जो लाइन ऑफ स्पेक्ट्रास दिखाई देती है, जहाँ स्प्लिटिंग दिखाई देती है, वो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बाद में एक और ऊर्जा का स्तर है जिसे हम ऑर्बिटल कह सकते हैं। ये कक्ष है तो ये कक्षक कह सकते हैं, ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और ये जो ऑर्बिटल हैं, ये जाके फिर सब ऑर्बिटल में उप कक्षकों में विभाजित होते हैं और इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समरफील्ड ने दो चीजों पे काम किया। पहला, ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट को उसने पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया, जिसमें उन्होंने यही कहा, ठीक उसी तरीके से जैसे आप स्कूल में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ किसी स्कूल का नाम बता दें तो काफ़ी नहीं है, फिर आप कौन सी कक्षा में हैं वो भी बता दें तो काफ़ी नहीं है, फिर आप कौन से सेक्शन में हैं वो भी बता दें तो इनफ नहीं है, क्योंकि कौन सी बेंच पर है, फ्रंट पर है, बैक पर है, मिडिल पर है। ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये केवल एक ही स्तर पर नहीं होते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिट, कक्ष, उसके बाद में कक्षक, उसके बाद में उपकक्षक, सब ऑर्बिटल में विभाजित होते हैं। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनों का पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन समरफील्ड मॉडल ने दिया। दूसरा जो बड़ा चेंज समरफील्ड मॉडल ने किया वो ये था कि जब तक बोहर का मॉडल था और रदरफोर्ड का मॉडल था, ये माना गया कि जो कक्ष होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से सर्कुलर पाथ पर, एक गोलाकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। लेकिन जब समरफील्ड का मॉडल आया तो समरफील्ड के मॉडल ने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो कक्षक हैं गोलाकार की तुलना में ये इलिप्टिकल होते हैं, अंडाकार होते हैं। अंडाकार होने का फायदा क्या है? क्योंकि ऐसे समय में जो इलेक्ट्रॉन है एक जैसे नाभिकीय आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित नहीं होता। अगर गोलाकार पथ है तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो वो एक जैसे बल से पूरी तरीके से आकर्षित होता है, जिसमें ऊर्जा के खर्च होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन समरफील्ड जब ने मॉडल ने जब दिया तब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिकल पाथ, अंडाकार पथ ज्यादा एप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि ऐसे समय में इलेक्ट्रॉन न्यूनतम से लेकर नाभिक के साथ में अधिकतम दूरी को तय करता है, और जब दूरी अधिकतम होती है तब आकर्षण बल कम ऊर्जा से होती है, और जब नाभिक के पास होता है ऐसे समय में वो अधिक आकर्षण बल के द्वारा आकर्षित होता है और ऐसे समय में ज्यादा ऊर्जा के स्तर पर चला जाता है।
कहने का मतलब ये है कि जो कोणीय संवेग है, जब हमने एंगुलर मोमेंटम देखा था mvr, ये लगातार बदलता है और ये बदलने से एक्सेलरेशन भी परिवर्तित होता है और इस वजह से इलेक्ट्रॉन बिना थके, मीन्स विदाउट लॉसिंग इट्स एनर्जी, continuously revolve around the nucleus. So another model came which remove the drawback of Bohr's model, and it work on 2 points. One is elliptical path, change into the angular momentum, change into the acceleration, as well as distribution of electron in orbit, orbital and suborbital. In next video, we will talk about difference between orbit and suborbital as well as quantum number. Then shape of orbitals. Thank you.